नमस्कार दोस्तों, आज 11 अगस्त 2020 की ताज़ा खबरें नॉन स्टॉप न्यूज़ हेडलाइंस में आपका स्वागत है, जिसमें तमाम बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे। जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का, जहां पर कांग्रेस ने चल दिया है अपना चुनावी दाव। महागठबंधन में 80 सीटों पर ठोक दिया है दावा। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बढ़ता जा रहा है एनडीए में संकट। आपसी फूट के चक्कर में भाजपा और जेडीयू को बिहार के चुनाव में हो सकता है बड़ा नुकसान। और इसी बीच कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतर चुके हैं रामविलास पासवान। जी हां दोस्तों, इसके साथ तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि राहुल गांधी का रोजगार मंत्र, कहा शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में न्यूनतम आय की योजना लागू की जाए। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी के इस मुद्दे का समर्थन करते हैं कि देश में रोजगार की स्थिति सुधारने के लिए मनरेगा और न्याय जैसी नियमों की जरूरत है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में हमें बताइए कि बिहार के इस विधानसभा चुनाव में किसकी जीत होगी। और ये भी बताइए कि कोरोना की इस स्थिति में बिहार में विधानसभा चुनाव होने चाहिए या फिर नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। एक एक खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, अंत तक खबर में बने रहिएगा। बिहार कांग्रेस ने चली पहली चुनावी चाल, महागठबंधन में 80 सीटों पर ठोका दावा। जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने चुनावी रणनीति अपनाते हुए सबसे पहले सीटों का दावा ठोक दिया है। कांग्रेस ने महागठबंधन की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा ठोक दिया है और इस जानकारी को सार्वजनिक भी कर दिया है। इस मामले पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सदानंद सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कम से कम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि पिछली बार आरजेडी 101 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और हम 41 सीटों पर, इस बार हम 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस नेता सदानंद सिंह ने इशारों में आरजेडी को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन में दलों को एकजुट रखना बड़ी पार्टी की जिम्मेवारी है। अगर गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी छोटे दलों को एक साथ नहीं रख पाएगी तो नुकसान सबका होगा। बता दें कि सदानंद सिंह कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं। इससे पहले बिहार कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को अमली जामा पहना शुरू कर दिया है। पिछले दिनों कांग्रेस आलाकमान ने बिहार कांग्रेस को खरी खोटी सुनाई थी। दरअसल कांग्रेस के जिला स्तर के नेताओं को जो जिम्मेदारी मिली थी, उन्होंने वह दिया टास्क पूरा नहीं किया था। खैर, कांग्रेस ने महागठबंधन में 80 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अब देखना यह है कि क्या आरजेडी और अन्य घटक दल इस बात पर सहमति देते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतरे रामविलास पासवान, जाने क्या कहा। जी हां दोस्तों, बिहार में कोरोना संकट और बाढ़ की आफत के बीच बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर विपक्ष के साथ साथ एनडीए के घटक दल पूरी तरह खिलाफत कर रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग के तय समय पर चुनाव कराने की घोषणा के बीच अब लोजपा नेता और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान भी कोरोना संकट में बिहार विधानसभा चुनाव कराए जाने के खिलाफ उतर गए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए अभी विधानसभा चुनाव को टाल देना चाहिए। एक निजी चैनल के साथ बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार में अभी कोरोना कितना बढ़ेगा और कितनी दूर तक जाएगा कोई नहीं जानता। ऐसे में जहां लाखों शिक्षक पोलिंग अफसर होंगे, लाखों की संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, इसलिए लोजपा की राय अभी चुनाव टाल देने की है। चुनाव आयोग का फरमान, तय समय पर ही बिहार विधानसभा चुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने एक बार फिर कहा है कि बिहार में तय समय पर ही विधानसभा चुनाव होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर चुनाव की तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर चुनाव को स्थगित करने की मांग को खारिज कर दिया है। सोमवार को एक निजी चैनल से बातचीत में भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग बिहार विधानसभा चुनाव समय पर कराने की तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर सारे एहतियात बरत रहा है। महामारी को लेकर सारे प्रबंध किए जाएंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव समय पर ही कराने का फैसला लिया गया है। राजद और लोजपा की मांग सिरे से खारिज। मुख्य चुनाव आयुक्त के समय पर चुनाव कराए जाने की बात से स्पष्ट हो गया है कि राजद और लोजपा जैसे राजनीतिक दलों द्वारा कोरोना को लेकर चुनाव बाद में कराए जाने की मांग को आयोग ने खारिज कर दिया है। लोजपा ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार में इस वक्त चुनाव कराना लाखों करोड़ों लोगों की जान खतरे में डालना होगा। वहीं राजद ने चुनाव में पारंपरिक तरीके से प्रचार करने की इजाजत मांगी है। राजद ने कहा है कि अगर उन्हें जनता के बीच जाकर प्रचार करने की इजाजत नहीं मिली तो वे चुनाव का बहिष्कार करेंगे। उधर कांग्रेस ने भी ऐसी ही मांग की है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने मंगलवार यानी 11 अगस्त तक सभी राजनीतिक दलों से बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सलाह सुझाव देने का निर्देश दिया है। पहले ये सुझाव 31 जुलाई तक ही मांगे गए थे, लेकिन आयोग ने इसकी तिथि बढ़ाकर बाद में 11 अगस्त कर दी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
राहुल गांधी का रोजगार मंत्र, कहा शहरों के लिए मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में न्याय लागू किया जाए। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। राहुल गांधी देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण और बढ़ती बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर लगातार ट्वीट के जरिए हमला कर रहे हैं। इसी बीच राहुल ने मंगलवार को कहा कि मौजूदा समय में शहरों में बेरोजगारी की मार झेल रहे लोगों की मदद के मकसद से मनरेगा जैसी योजना और पूरे देश में गरीबों के लिए न्याय लागू करने की जरूरत है। गौरतलब है कि पिछले लोकसभा चुनाव के समय राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस ने न्यूनतम आय योजना का वादा किया था और कहा था कि सत्ता में आने पर वह 5 करोड़ गरीब परिवारों को सालाना 72 हजार रुपए देगी। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया कि शहर में बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना और देश भर के गरीब वर्ग के लिए न्याय लागू करना आवश्यक है। यह अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सवाल किया कि क्या सूट बूट लूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत आज फिर लेंगे कांग्रेस विधायक दल की बैठक, बदले हालात पर बनाएंगे रणनीति। जी हां दोस्तों, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार पर छाया सियासी संकट टलने के बाद अब आज फिर कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी। रेतले धोरो में स्थित होटल सूर्यगढ़ में आयोजित होने वाली यह बैठक सीएम अशोक गहलोत लेंगे। बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। पार्टी और सरकार से बगावत करने वाले सचिन पायलट कैंप से सुलह के बाद विधायक दल की यह पहली बैठक होगी। बैठक में पायलट कैंप से सुलह के बाद पैदा हुए ताज़ा राजनीतिक हालात पर चर्चा की जाएगी। विश्वास मत पर भी होगी चर्चा। इस बैठक में आगे की रणनीति और विधानसभा सत्र पर भी चर्चा की जाएगी। बैठक में इस बात पर भी निर्णय लिया जाएगा कि बदले राजनीतिक हालात के बाद विधानसभा में विश्वास मत लाने की नहीं लाने की जरूरत है या नहीं। बैठक में शामिल होने के लिए सीएम अशोक गहलोत कुछ देर में राजधानी जयपुर से जैसलमेर के लिए रवाना होंगे। सीएम अशोक गहलोत के साथ मंत्री शांति धारीवाल, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी और निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा भी जैसलमेर आएंगे। अभी तक की कांग्रेस की रणनीति के अनुसार बुधवार को कांग्रेस के विधायकों का 13 दिन का राजनीतिक पर्यटन भी खत्म हो जाएगा। कल कांग्रेस और उसके समर्थक विधायक बाड़ाबंदी से वापस जयपुर लौटेंगे, लेकिन इसका अंतिम फैसला आज सीएम के जैसलमेर आने के बाद होगा। विधायकों को जैसलमेर से जयपुर भेजने के बाद उन्हें होटल में रखा जाएगा या फिर घर जाने की अनुमति होगी, यह भी आज तय किया जाएगा। विधायकों को कल चार्टर्ड प्लेन से वापस जयपुर शिफ्ट किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में लगभग 1 महीने से चल रहा सियासी संकट सोमवार रात करीब खत्म हो गया है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की मध्यस्थता के बाद बागी सचिन पायलट कैंप की पार्टी में वापसी हो गई है। पायलट की ओर से पार्टी फोरम में रखी गई बातों का समाधान निकालने के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जाएगा। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि सचिन पायलट और उनके समर्थक विधायकों की सरकार और संगठन में क्या भूमिका होगी। करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना पर पीएम मोदी ने मांगे थे 21 दिन। राहुल गांधी ने कहा था 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा संक्रमित होंगे। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना वायरस महामारी लगातार फैलती जा रही है और मंगलवार 11 अगस्त 2020 को भी देश में 53,601 नए मामलों की पुष्टि हुई। नए मामलों के साथ देश में संक्रमितों की संख्या 22,68,675 हो गई है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक पुराना ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने 10 अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित होने की बात कही थी। केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने 17 जुलाई को एक ट्वीट कर कहा था कि 10 लाख को आंकड़ा पार हो गया। उन्होंने कहा, कोरोना इसी तेजी से फैला तो 10 अगस्त तक देश में 20 लाख से भी ज्यादा संक्रमित होंगे। सरकार को महामारी रोकने के लिए ठोस और नियोजित कदम उठाने चाहिए। कांग्रेस नेता के इस ट्वीट को 58,000 से ज्यादा लोग लाइक कर चुके और 17,000 से ज्यादा लोगों ने इसे रीट्वीट किया है। कांग्रेस के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी। उल्लेखनीय है कि पीएम मोदी ने देश में कोरोना संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए 24 मार्च को देश में 21 दिनों का राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषणा किया था। उन्होंने देश बचाने के लिए हर नागरिक से 25 मार्च से अगले 3 सप्ताह के लिए गैर जरूरी तौर पर बाहर निकलने पर पाबंदी की घोषणा की। पीएम मोदी ने कहा था कि आने वाले 21 दिन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बकौल पीएम स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 21 दिन का समय बहुत अहम है। बता दें कि इसके बाद भी कई चरणों में लॉकडाउन की घोषणा की गई है, जो देश के कई राज्यों में अभी भी जारी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गहलोत का दावा, राजस्थान में 5 साल पूरे करेगी कांग्रेस, आगे भी जीतेंगे चुनाव। जी हां दोस्तों, राजस्थान में चल रहे राजनीतिक घमासान के बीच निष्कासित उप मुख्यमंत्री राजेश पायलट की कांग्रेस आलाकमान से बातचीत के बाद विवाद सुलझते दिखाई दे रहे हैं। अब इसी बीच राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दावा किया कि हमारी सरकार 5 साल पूरी करेगी। पायलट गुट के विधायकों से मिलने के बाद बोले गहलोत ने मीडिया से कहा कि हमारी पार्टी में शांति और भाईचारा बना रहेगा। एक 3 सदस्यों
सदस्यों की कमेटी बनाई गई है जिससे शिकायतें दूर की जा सके। उन्होंने बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने सरकार गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन अब इसका खात्मा हो गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सभी विधायक साथ हैं, किसी एक ने भी साथ नहीं छोड़ा है। इनकम टैक्स और सीबीआई का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, धर्म के नाम पर राजनीति हो रहा है, लेकिन हमारी सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी और अगले चुनाव में भी जीतेंगे। गौरतलब है कि पायलट ने सोमवार को दिल्ली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की और सारी बातें उनके सामने रखी, विवाद के बिंदु उनके सामने रखे। इन पर राहुल गांधी ने नरम रुख अपनाते हुए विवाद के मुख्य बिंदुओं पर विचार के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन की बात रखी। इसके बाद पायलट ने पत्रकारों को बताया कि पूरे प्रकरण के दौरान बहुत सी बातें कही गई, कुछ व्यक्तिगत बातें कही गई, लेकिन हमने संयम बनाए रखा। राजनीति में व्यक्तिगत बातों के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि इस 3 सदस्यीय समिति की बैठक बहुत जल्द होगी, जिसमें सभी बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, पिता की प्रॉपर्टी में बेटी का हर हाल में आधा हिस्सा होगा। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसले सुनाते हुए कहा है कि बेटियों का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होगा, भले ही हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले ही कॉर्पोरेशनर की मृत्यु हो गई हो। हिंदू महिलाओं को अपने माता पिता की प्रॉपर्टी में भाई के बराबर हिस्सा मिलेगा। दरअसल साल 2005 में ये कानून बना था कि बेटा और बेटी दोनों को अपने पिता की संपत्ति में समान अधिकार होगा, लेकिन ये साफ नहीं था कि अगर पिता का देहांत 2005 से पहले हुआ तो क्या ये कानून ऐसी फैमिली पर लागू होगा या नहीं। आज जस्टिस अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने ये फैसला दिया कि ये कानून हर परिस्थिति में लागू होगा। अगर पिता का देहांत कानून बनने से पहले यानी 2005 से पहले हो गया है तो भी बेटी को बेटे के बराबर अधिकार मिलेगा। आपको बता दें कि 2005 में हिंदू उत्तराधिकार कानून 1956 में संशोधन किया गया था। इसके तहत पैतृक संपत्ति में बेटियों को बराबर का हिस्सा देने की बात कही गई है। क्लास 1 कानूनी वारिस होने के नाते संपत्ति पर बेटी का बेटे जितना हक है, शादी से इसका कोई लेना देना नहीं है। अपने हिस्से की प्रॉपर्टी पर दावा किया जा सकता है। हिंदू कानून के तहत प्रॉपर्टी 2 तरह की हो सकती है, एक पिता द्वारा खरीदी हुई, दूसरी पैतृक संपत्ति होती है जो पिछली 4 पीढ़ियों से पुरुषों को मिलती आई है। कानून के मुताबिक बेटी हो या बेटा, ऐसी प्रॉपर्टी पर दोनों का जन्म से बराबर का अधिकार होता है। कानून कहता है कि पिता इस तरह की प्रॉपर्टी को अपने मन से किसी को नहीं दे सकता है, यानी इस मामले में वह किसी एक के नाम वसीयत नहीं कर सकता है। इसका मतलब यह है कि वह बेटी को उसका हिस्सा देने से वंचित नहीं कर सकता है। जन्म से बेटी का पैतृक संपत्ति पर अधिकार होता है। पिता की खरीदी गई प्रॉपर्टी पर क्या है कानून। अगर पिता ने खुद प्रॉपर्टी खरीदी है यानी पिता ने प्लॉट या घर अपने पैसे से खरीदा है तो बेटी का पक्ष कमजोर होता है। इस मामले में पिता के पास प्रॉपर्टी को अपनी इच्छा से किसी को गिफ्ट करने का अधिकार होता है। बेटी इसमें आपत्ति नहीं कर सकती है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। गाँव से शहर तक बेरोजगारी में फिर हुआ तेजी से इजाफा। देश में करीब 9% लोगों को काम की तलाश। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन में राहत मिलने के बाद बेरोजगारी की दर में कमी देखने को मिली थी, लेकिन एक बार फिर से यह संकट गहराता दिख रहा है। 9 अगस्त को समाप्त हुए सप्ताह में देश में बेरोजगारी की दर 8.67% पर पहुंच गई, जो बीते 5 सप्ताह में सबसे ऊंचा स्तर है। यही नहीं, खरीफ फसल की बुआई का सीजन खत्म होने के चलते ग्रामीण क्षेत्र में भी बेरोजगारी की दर में तेजी से इजाफा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 8.37% पर पहुंच गई है, जो 2 अगस्त को समाप्त सप्ताह में 6.47% थी। इसके अलावा धीरे धीरे कम हो रही शहरी बेरोजगारी दर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। 9 अगस्त को समाप्त सप्ताह में यह दर 9.31% के लेवल पर पहुंच गई। CMIE के डेटा के मुताबिक पूरे जुलाई महीने में शहरी बेरोजगारी की दर 9.15% थी। इस लिहाज से देखें तो अगस्त महीने में बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हुई है। हालांकि उम्मीद की जा रही थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगारी में कमी आएगी और अर्थव्यवस्था में सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन उल्टे बेरोजगारी दर बढ़ने से चिंताएं बढ़ गई हैं। दरअसल अलग अलग राज्यों में छुटपुट लॉकडाउन के चलते अर्थव्यवस्था की रिकवरी पर विपरीत असर पड़ रहा है। 12 जुलाई को समाप्त सप्ताह के बाद यह पहला मौका है जब बेरोजगारी दर का आंकड़ा इस लेवल पर पहुंचा है। अर्थशास्त्रियों के मुताबिक बुआई का सीजन समाप्त होने के बाद मजदूर अब वापस शहरी क्षेत्र का रुख कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उन्हें काम नहीं मिल रहा है, जो काम मिल भी रहे हैं उनमें मजदूरी कम मिल रही है। ऐसे में एक बार फिर पलायन हो रहा है। गाँव में काम की कमी होने के चलते ही बेरोजगारी की दर में इजाफा देखने को मिला है। गाँव से शहरों की ओर पलायन बढ़ा है और इसके नतीजे में शहरी क्षेत्र में भी रोजगार का संकट और बढ़ा है। यही नहीं, गाँव में मनरेगा जैसे स्कीमों के तहत जो काम मिल रहा है वह मजदूरों की स्किल के मुताबिक काफ़ी नहीं है। ऐसे में स्किल्ड लेबर का शहरों की ओर पलायन बढ़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
कांग्रेस का शिवराज सरकार पर आरोप, संख्या घटाने के लिए कम टेस्टिंग। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में लॉकडाउन हटते ही तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़ों ने सरकार के होश उड़ा दिए हैं। 22 मार्च को पहला मरीज आने के बाद से 30 जून तक मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,000 थी। वहीं लॉकडाउन खुलने के 40 दिन के भीतर ही प्रदेश में मरीजों का आंकड़ा 26,000 से बढ़कर 39,000 पहुंच गया है। ऐसे में कांग्रेस का आरोप है कि बढ़ते मरीजों की संख्या के चलते सरकार टेस्टिंग से बच रही है ताकि पॉजिटिव मरीजों की संख्या कम दिखे। कांग्रेस को आशंका है कि मध्य प्रदेश में अगस्त महीने के पहले हफ्ते में सैंपल कलेक्शन में अचानक कमी आ गई है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सरकार टेस्टिंग इसलिए कम करवा रही है ताकि मरीजों की संख्या में कमी दिखाई जा सके और इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ही जिम्मेदार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर कसा तंज, कहा अस्पताल में रुई भी मिले तो भगवान को शुक्रिया कहना। रे भाई, जी हां दोस्तों, राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद ने बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर तंज कसा है। उधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि समस्याओं से घिरी राज्य की जनता तबाह है और सरकार सो रही है। 15 साल की सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। राजद प्रमुख ने ट्वीट कर व्यंग्य किया है कि अगर राज्य के अस्पतालों में सुई की कौन कहना ना कहे, रुई भी मिल जाए तो भगवान को धन्यवाद कहना चाहिए। उन्होंने इसे अपने अंदाज में बयां करते हुए कहा है कि अस्पताल में रुई भी मिले तो भगवान को शुक्रिया अदा कर देना रे भाई। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि 75 लाख बिहार वासी बाढ़ से प्रभावित हैं। उनके बीच राहत का वितरण ठीक से नहीं किया जा रहा है। प्रवासी श्रमिक बिना काम धंधे भूखे घर बैठे हैं। रोजगार देने के दावे विफल साबित हो रहे हैं। कई लोग अब फिर से पलायन करने को विवश हैं। साथ ही राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था मृत प्राय है। इस कारण लाखों लोग कोरोना पीड़ित होकर भगवान भरोसे हैं। व्यवसायी वर्ग अलग त्रस्त है। बढ़ते अपराध का कहर भी उन्हें झेलना पड़ रहा है। रिम्स निदेशक के बंगले पर लालू प्रसाद का नाम दर्ज कर दें। जेडीयू वरिष्ठ जेडीयू नेता व सरकार के सूचना जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार ने झारखंड सरकार को निशाने पर लिया है। कहा कि बिहार और झारखंड के चारा घोटाला के सजायाफ्ता कैदी लालू प्रसाद को अघोषित राजकीय अतिथि मानकर निदेशक रिम्स रांची का बंगला दिया गया है। सवाल स्वाभाविक है, कोरोना संक्रमण की स्थिति में झारखंड सरकार ने यह फैसला किया, लेकिन रिम्स रांची के कैदी वार्ड में 13 कैदी इलाजरत हैं, तो अन्य कैदियों को यह विशेष सुविधा क्यों नहीं दी गई। नीरज कुमार ने मीडिया को तस्वीर जारी कर दावा किया है कि निदेशक रिम्स के बंगला में नाम पट्टिका को मिटा दिया गया, तो क्यों नहीं झारखंड सरकार निदेशक के बंगला के नाम पट्टिका पर कैदी नंबर 3351 लालू प्रसाद का नाम दर्ज करवाती है, जिससे आम लोग यह देख सकें कि भ्रष्टाचार के पुरोधा यहाँ वास करते हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार लौटे मजदूरों को नहीं मिला रोजगार, दूसरे राज्यों को फिर कर गए पलायन। राजद, जी हां दोस्तों, बिहार में विपक्षी पार्टी राजद एनडीए सरकार को सूबे में व्याप्त कोरोना, बाढ़, पलायन और रोजगार समेत आदि समस्याओं को लेकर लगातार घेर रही है। इसी कड़ी में राजद ने सोमवार को अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर कहा कि एनडीए सरकार ने खूब गाजे बाजे के साथ पोस्टरबाजी करके राज्य भर में भ्रम फैलाया था। वे कोरोना महामारी की वजह से हताश होकर बिहार लौटे सभी 40-50 लाख मजदूरों के लिए यही रोजगार मुहैया करा देंगे। बिहार सरकार ने दावे किए थे कि स्किल सर्वे करवाया जा रहा है, बंद पड़ी फैक्ट्रियों को चालू करवाकर रोजगार देंगे, हताश होकर लौटे मजदूरों को मनरेगा के जरिए काम देंगे। वहीं राजद ने कहा कि सबका सब कोरा झूठ साबित हुआ। राजद के अन्य ट्वीट में कहा गया कि आज की हकीकत यह है, जो करीब 40 लाख श्रमिक कोरोना की वजह से हताश होकर बिहार लौटे थे, लगभग वे सभी श्रमिक पुनः दूसरे राज्य प्रस्थान कर चुके हैं या बचे खुचे मजदूर भी दूसरे राज्यों को पलायन करने की तैयारी कर रहे हैं। राजद ने कहा कि वापस लौट चुके श्रमिक बता रहे हैं कि दूसरे राज्यों के मुकाबले अगर आधी कमाई पर भी काम मिल जाता तो वो कभी बिहार छोड़ दूसरे राज्य नहीं जाते। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।